डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो आ गया है आज इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे। 1 किलोबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? तो 1 किलोबाइट में मेगाबाइट नहीं, एक मतलब कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। और जब 1024 मेगाबाइट हो जाता है तब बन जाता है 1 गीगाबाइट। और जब 1024 गीगाबाइट हो जाता है तो 1 टेराबाइट बन जाता है। और 1024 बाइट है, उससे बनता है 1 किलोबाइट। और 1 बाइट बनता है 8 बिट से। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। आस्की में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो आस्की में 256 कैरेक्टर्स निर्मित किए जा सकते हैं। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और 256 का मतलब क्या हो गया? 8 बिट हो गया, ये 1 बाइट का हो गया। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। जब हमारी रैम है वो कम पड़ जाती है और ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है, तो हार्ड डिस्क की कुछ मेमोरी को सीपीयू क्या करता है? एक्सटेंडेड रैम की तरह काम में लेता है। उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पर हम रैम होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और हार्ड डिस्क होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क को हम बोलते थे HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, क्योंकि उसके अंदर ड्राइव्स होती है गोल गोल घूमने वाली, से CD DVD आती है, उस तरह की डिस्क होती है इसके अंदर, इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं इसको। आजकल इसकी जगह SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव आने लग गई है, वो काफ़ी फास्ट है क्योंकि उसमें कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं है, CD DVD जैसा नहीं है, वो बिल्कुल स्टेटिक है, सॉलिड है, जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है उसी टाइप का है, उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है। CAD का तात्पर्य क्या है? CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबलर है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। यंत्र भाषा मतलब मशीन भाषा, बाइनरी कोड। तो असेंबली भाषा होती है, उसमें क्या निमोनिक्स होते हैं, और उनको चेंज करके फिर बाइनरी कोड में 0101 में हम जो हमारी मशीन है वो एग्जीक्यूट करती है। तो जो ट्रांसलेट करने का काम है असेंबली से मशीन भाषा में, वो करता है असेंबलर। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल। तो कंप्यूटर के अंदर आपने टर्मिनल नाम सुना होगा। तो टर्मिनल होता है वो बिंदु होता है जिस पर कंप्यूटर में डेटा प्रवेश करता है या निकलता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है आरपानेट। तो आरपानेट है उसको पूरी दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। ठीक है, रीस्टार्ट का बटन करते हैं तो वो क्या ऑफ होता है, फिर वापस ऑन हो जाता है, रीबूटिंग होती है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहता है डीबगिंग। कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, उसमें एरर्स रह गई है, अब उन एरर्स को ढूंढना है और उनको सही करना है, तो इसको हम बोलते हैं डीबगिंग। क्योंकि बग बोलते हैं एरर को, बग होता है उसको, बग एरर को बोलते हैं, और डीबगिंग का मतलब एरर्स को ढूंढ के उसको सही करना। क्वेश्चन नंबर 92, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है? सीपीयू और अन्य चिप जो है वो उस पर लगे होते हैं। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? फोर्ट्रान सबसे पहली भाषा थी जो प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई थी। प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड शो। जैसे ऑफिस के अंदर हम पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको प्रोजेक्टर पर लगा के हम आसानी से दिखा सकते हैं, तो उसको प्रेजेंटेशन कहेंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड के बेरिनमोर जोन्स ने 1967 में किया था। तो ये एक जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ब्रेनमोर जोन्स 1967 में किया। शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया? शिक्षण मशीन का निर्माण है वो 1926 में अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी के सिडनी एल प्रेसीमोदे ने किया था। और 98 नंबर है, प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया?
प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किया था B.F. स्किनर महोदय ने 1954 में। तो ये आपके कंप्यूटर पेडागोजी है उसके अंदर आ सकता है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी का मतलब शिक्षा शास्त्र होता है। तो टीचिंग किस तरह से करनी है, क्या उसका महत्व है, और उसके अंदर कौन कौन से विद्वान उन्होंने योगदान दिया है। तो कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादातर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आएगा, लेकिन ये कुछ जीके टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको याद रखने हैं। तो प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किया था B.F. स्किनर ने 1954 में। शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली ने शैक्षिक तकनीकी केंद्र है प्रारंभ किया था, NCERT ने। तकनीकी का एक परिभाषा दीजिए। तकनीकी क्या होती है? वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्राविधियों का प्रयोगात्मक रूप तकनीकी है। शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख कार्य बताइए। तो शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख कार्य है वो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाना है, जैसे कि हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो मैं मोबाइल के अंदर एक क्या है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन को, स्लाइड शो जो है। तो ये कितना इजी हो गया है हमारे लिए पढ़ाई करना, और साथ में इंटरनेट है जो, और यूट्यूब है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये शैक्षिक तकनीकी है वो बना रही है। और इससे क्या कर रहे हैं हम, सीखने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो रही है, रुचिकर रही है और प्रभावशाली। मैं अपने घर पर बैठे बैठे आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर पर बैठे बैठे पढ़ रहे हो। देखिए कितना आसान काम कर दिया टेक्नोलॉजी ने। DW द्वारा माइक्रो टीचिंग की परिभाषा दी गई थी। क्या परिभाषा दी थी माइक्रो टीचिंग की DW ने? माइक्रो टीचिंग को बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। तो छोटे आकार की जो कक्षा है उसके अंदर जब पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। CAI व CMI का पूरा नाम बताइए। CAI का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CMI होता है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। सांख्यिकीय अभिक्रम का विकास किसने किया? सांख्यिकीय अभिक्रम का विकास किया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। अभिक्रम अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार का होता है? तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन 3 प्रकार का होता है, रेखीय, सांख्यिकीय और मैथेटिक्स। WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। व्यवहार तकनीकी क्या है? वह तकनीकी जो इस बात पर बल देती है कि अधिगम तथा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, जिससे शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाए, व्यवहार तकनीकी कहलाती है। सांख्यिकीय अभिक्रम का विकास किसने और किस वर्ष में किया? तो नॉर्मन ए क्राउडर ने 1954 में सांख्यिकीय अभिक्रम का विकास किया था। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान किसने विकसित किया? B.S. ब्लूम ने स्वामित्व अधिगम प्रतिमान विकसित किया था। शिक्षण की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है? तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है। शिक्षण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य अंग है वो 3 है। शिक्षण के लिए कौन कौन जरूरी है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। भाई पढ़ाना किसको है? पढ़ाएगा कौन? शिक्षक पढ़ाएगा। पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, वरना किसको पढ़ाएगा? तो छात्र। तो शिक्षक और छात्र, और फिर पढ़ाएगा क्या? एक पाठ्यक्रम तो होना चाहिए ना। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा ज्ञान है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन क्या, तो एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। इसलिए कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोई भी क्लास होती है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी एग्ज़ाम होती है, उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। शिक्षण के 2 शिक्षण सूत्र लिखिए। तो शिक्षण के 2 शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने किया? तो जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री व दार्शनिक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किया था। तो इसमें तो समझने का कुछ नहीं है, ये चीज़ें हैं वो तो एक तरह से रट्टा लगाने की है। और कंप्यूटर पेडागोजी है तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किसने किया? तो चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया था मॉरिस पी हंट ने। स्मृति की प्रक्रिया का विकास करने वाले तत्वों के नाम लिखिए। तो स्मृति की प्रक्रिया है, उसका विकास करने वाले तत्व हैं। स्मृति की प्रक्रिया का विकास निम्न तत्वों से होता है: अधिगम, धारणा, पुनर्स्मरण, पुनर्पहचान और
पुनरुत्पादन। हर्बर्ट स्मृति प्रणाली किस नाम से प्रसिद्ध है? हर्बर्ट स्मृति प्रणाली हर्बर्ट पंचपद प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। पुनर्बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बल और नकारात्मक पुनर्बल। मोरिसन का शिक्षण प्रतिमान कितने तत्व हैं? तो इसके 4 तत्व हैं मोरिसन के शिक्षण प्रतिमान के। शिक्षण के 3 स्तरों के नाम लिखिए। शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति द्वार, बोध द्वार और चिंतन द्वार। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो ये तो रट्टा लगा लो, ये मेरे हिसाब से पक्का चांस है इस क्वेश्चन का। तो कंप्यूटर का जनक है वो है चार्ल्स बेबेज। ALU का पूरा नाम क्या है? अरे ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मेन मेमोरी क्या होती है? रैम को ही मेन मेमोरी कहते हैं। क्या करती है? डेटा की प्रोसेसिंग के दौरान डेटा व निर्देशों को स्टोर करने वाली मेन मेमोरी होती है, इसी को हम रैम बोलते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न परिणामों को भी मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी हार्ड डिस्क होती है। और हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के बीच में हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी को रैम को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। तो जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है और जो निर्देश दिए जा रहे हैं प्रोसेसर को, वो सारे किस में स्टोर है? रैम के अंदर। तो प्रोसेसर में इनपुट दे रहे हैं वो भी रैम से जा रहा है और प्रोसेसर आउटपुट भी कहाँ डाल रहा है? वापस रैम के अंदर ही डाल रहा है। और जैसे ही हमारा कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ होगा, हमारी रैम के अंदर जो भी डेटा है वो सारा गायब हो जाएगा, सारा इरेज हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगी रैम। इसीलिए हम रैम को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल भी बोलते हैं। तो एक तरह से रैम एक चीज़ हो गई और इसके ऊपर कई तरीके से 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी बन सकते हैं घुमा फिरा के। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? तो प्राचीन समय में गणना के लिए अबेकस का प्रयोग करते थे। अबेकस आपने सुना होगा। अबेकस का प्रयोग पुराने समय में गणना के लिए करते थे, जिसमें तार से रहते थे और उसमें मोती जैसे पिरोए रहते थे तारों में। कंप्यूटर नेटवर्क को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो कंप्यूटर मेनली जैसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसके अंदर हमारी जैसे लैब होती है, कंप्यूटर की लैब होती है स्कूल कॉलेज के अंदर, या और छोटी मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 1-2 कमरों के अंदर लैब होती है। तो वो क्या लेन के अंदर आ जाती है सारी। फिर एक मेट्रोपोलियन एरिया होता है, वो एक एरिया होगा मेट्रोपोलियन एरिया, वो एक जैसे सिटी हो गई छोटी, उसका हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वो पूरा का पूरा एक कंट्री का वो पूरा इंटरनेट आ गया उसके अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो है तो क्या है? नेटवर्क ही है कंप्यूटर्स का, पर थोड़े से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक कमरे के अंदर तो वो लेन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ज़्यादा जुड़े हुए एक सिटी के पूरे तो वो मेट्रोपोलियन हो गया, और पूरी दुनिया के जुड़े तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वेब सर्वर क्या है? देखिए, वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से सीधे जुड़ा होता है और सामान्यतः वेबसाइटों को स्टोर करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां इनको चलाती हैं। तो देखिए, जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, गूगल है, फेसबुक है, तो हमें अगर फेसबुक ओपन करनी है हमारे मोबाइल में तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ब्राउज़र ओपन करेंगे हम, उसके बाद में हमारा डेटा चालू होना चाहिए इंटरनेट। क्योंकि ये जो डेटा आएगा फेसबुक का जो दिखेगा हमें, वो हमारे मोबाइल में तो है नहीं, हमारे कंप्यूटर में तो है नहीं, वो सर्वर से आएगा। और सर्वर से हम कनेक्ट कैसे होंगे? इंटरनेट के थ्रू। तो सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर ही है, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर जो वेबसाइट है वो स्टोर रहती है। और कोई भी आदमी है जिसको उस वेबसाइट को ओपन करना है तो वो वहाँ सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है, और जैसी रिक्वेस्ट आई है उसका रिस्पॉन्स सर्वर द्वारा उस क्लाइंट को भेजा जाता है। www का क्या अर्थ है? तो www है वो विश्वव्यापी इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को संपूर्ण विश्व में प्रदान करता है। और इस समय मिलियंस जो कंप्यूटर्स डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेटेड एनिमेटेड सूचना ग्राफ आदि यूजर्स को प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। याहू मेल से आप क्या समझते हैं? तो याहू मेल एक वेब आधारित ईमेल सेवा है जो वर्ष 1997 में अमेरिकी मूल कंपनी याहू के माध्यम से लॉन्च की गई थी। आजकल जैसा जीमेल ज़्यादा चलती है, तो ये क्या होता है? इंटरनेट आधारित वेब सेवा, ईमेल सेवा है अपने लिए।
स्मार्टफोन में स्क्रीन साइज़ कितनी होती है? तो स्मार्टफोन में 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच, 5.5 इंच, 6.5, ये अलग अलग साइज़ के आते हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। प्रथम स्मार्टफोन का क्या नाम है? तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो IBM ने बनाया था, उसका नाम था सिमोन, जो कि 1992 में बना था। और कॉमडेक्स कंप्यूटर इंडस्ट्री ट्रेड शो में एक कंसेप्ट डिवाइस के रूप में लॉन्च किया गया था। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे आपने ऑटो शो वगैरह, ऑटो एक्सपो वगैरह देखा होगा, तो नई गाड़ी आती है तो वो ट्रेड शो जो होता है, ऑटो एक्सपो होता है, उसके अंदर लॉन्च होता है। वैसे ये जो नए नए गैजेट्स वगैरह, मोबाइल वगैरह बनते हैं, कंप्यूटर वगैरह, वो भी इनका इंडस्ट्री का जो ट्रेड शो होता है उसके अंदर पहले कंसेप्ट को दिखाते हैं, रियली में बाद में वो लॉन्च होता है। तो इसी तरह से इसको लॉन्च किया गया था IBM के द्वारा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार का होता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग वो 3 प्रकार का होता है: ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि आप देखते हो आजकल व्हाट्सएप के अंदर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है, वीडियो भी हो जाता है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है। OHP के अंगों के नाम लिखिए। तो OHP है, उसके अंदर आता है कैबिनेट, प्रोजेक्शन लैंप, प्रोजेक्शन हेड, कंडेंसर लेंस। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले 2 प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसमें आता है टेप रिकॉर्डर और कैसेट, भाषा प्रयोगशाला के अंदर, और टेलीफोन। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक 2 उपकरण। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक तो टेलीफोन की ज़रूरत होती है, एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है। शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व लिखिए। शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व हैं: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। SITE का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पंच सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। टेराकॉपी, MS ऑफिस, वोकेब बिल्डर, टाइम मास्टर, फोटोशॉप। ये 5 सॉफ्टवेयर के नाम हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर तो खूब सारे हैं आजकल। एजर डेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे प्रभावी होता है? तो प्रत्यक्ष अवलोकन से जो प्राप्त होता है अनुभव, वो सबसे प्रभावशाली होता है। जो एजर डेल थे, शिक्षा शास्त्री थे, उनके अनुसार सबसे जो प्रभावी अनुभव होता है वो होता है प्रत्यक्ष अवलोकन। सामने अगर आप अवलोकन करते हो किसी चीज़ का, इसीलिए आप देखते हो कि जो इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं अपना, अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो क्या एक किताब पढ़ के आप चला लोगे? नहीं चलाओगे। और आपको एक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आप गाड़ी में बैठोगे, उसको थोड़ा दिन प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। तो प्रत्यक्ष अवलोकन है, उसका जो अनुभव है वो सबसे प्रभावशाली होता है। दृश्य सामग्री के 2 उदाहरण दीजिए। दृश्य सामग्री के 2 उदाहरण है: वास्तविक पदार्थ और नमूने, चित्र, मानचित्र, चार्ट। OHP क्या है? OHP होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, अर्थात सिरोपरि प्रक्षेपी, जो एक दृश्य शिक्षण सामग्री तौर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काम है। तो प्रोजेक्टर जो हम काम में लेते हैं, बस वही है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको लिख रखा है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है, मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी परेशानी आ रही हो। तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो टेक्निकल जो टर्म्स है वो इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ जो प्रोजेक्टर है उसको इन्होंने क्या बोला है? प्रक्षेपी। अब ये प्रक्षेपी तो समझ में नहीं आता क्या मतलब है। CCTV का पूरा नाम क्या है? तो CCTV का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। जो CCTV कैमरे लगाते हैं ना आजकल। इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट किसी सीमित क्षेत्र के लिए इंटरनेट का संजाल है, जैसे कि ऑफिस, फैक्ट्री आदि के अंदर इंटरनेट सजा जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरह का इंटरनेट और इंट्रानेट। इंट्रा का मतलब होता है कि एक किसी बिल्डिंग के अंदर अंदर कोई चीज़ है, उसको हम बोलेंगे। और इंटर का मतलब 2 अलग अलग को जोड़ने वाला। तो इंटरनेट क्या होता है? कोई ऑफिस है, फैक्ट्री है, कॉलेज है, स्कूल है, उसके अंदर अंदर के सारे कंप्यूटर्स को हमने जोड़ दिया है, जिसको हम लैन भी बोलते हैं, तो वो इंट्रानेट होता है।
उसका बाहर से हम कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर से नहीं कर सकेंगे, कॉलेज के बाहर से नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल या कॉलेज में इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट होते हैं। तो इंट्रा कॉलेज का मतलब हुआ कॉलेज के अंदर अंदर, एक सिटी के अंदर 10 कॉलेज है, लेकिन इंट्रा कॉलेज हो रहा है तो अपनी कॉलेज का अपनी कॉलेज में ही हो रहा है, दूसरी कॉलेज का उनके हो रहा है, आपस में कोई मतलब नहीं है। इंटर कॉलेज जब होता है तो इंटर कॉलेज में क्या होता है कि 10 कॉलेज हैं तो सारी कॉलेजें शामिल होगी और सब के अंदर आपस में स्पोर्ट्स होंगे। तो इंट्रा का मतलब अंदर अंदर हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला के दो दोष लिखे। तो भाषा जो प्रयोगशाला होती है उसके दो दोष है कि एक तो ये महंगी प्रविधि है और दूसरा है कि विदेशी भाषाओं के विद्वान नहीं मिलते हैं। कंप्यूटर की किन्हीं दो सीमाओं को लिखिए। तो कंप्यूटर की सीमा ये है कि एक तो कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली का होना ज़रूरी है, जैसे ही बिजली गई हमारा कंप्यूटर बंद। और दूसरा है कि तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आपने कंप्यूटर तो ले लिया लेकिन आपको आता ही नहीं है, चलाना ही नहीं आता, प्रशिक्षण ही नहीं मिला हुआ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान अनिवार्य है। अब क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं वो उनके अंदर लैंग्वेज इंग्लिश में आती है, आजकल तो हिंदी में भी आने लग गई है, तो अंग्रेजी का भी उसके अंदर ज्ञान होना ज़रूरी है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि नाम लिखा हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एंड्रॉयड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा जो ये मशीन है, जो कंप्यूटर हो गया या मोबाइल हो गया, इसको चलाने के लिए ज़रूरी होता है। आपने मोबाइल ख़रीद लिया और इसके अंदर अगर एंड्रॉयड नहीं डाला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला हुआ है, तो आपका काम नहीं करेगा। तो जो भी इसके कैमरे वगैरह है और माइक्रोफोन वगैरह है, सारी चीज़ों को काम कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो। और विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, और ये होता है GUI बेस्ड। GUI की सुविधा देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आपको कोई कमांड्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, माउस से ही सारा काम आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि अगर लिनक्स और यूनिक्स में देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपको कमांड्स लिखने पड़ते हैं, या इसमें ही जब विंडोज़ नहीं आया था उससे पहले अगर हम देखें तो ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसमें आपको देखो कुछ भी काम करना तो कमांड्स लिखने पड़ेंगे, तो वो कमांड बेस्ड होता है, जिसको CUI बोलते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है। तो GUI पर कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है? डेस्कटॉप स्क्रीन होती है वो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर दिखता रहता है। कंप्यूटर में वॉलपेपर क्या होता है? तो जो डेस्कटॉप के पीछे जो पिक्चर हमें जो लगा के रखते हैं, तो सबको पता है वॉलपेपर हम लगाते हैं, इसमें मोबाइल में भी लगाते हैं, कंप्यूटर में भी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। और विभिन्न प्रकार के दृश्य रखते हैं वॉलपेपर को, उसके अंदर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो डेस्कटॉप में क्या वॉलपेपर वगैरह, स्क्रीन सेवर लगाते हैं। देखिए स्क्रीन सेवर भी अगला क्वेश्चन आ गया। तो स्क्रीन सेवर है वो भी क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्क्रीन को ब्लैक कर देता है, स्क्रीन को मूविंग इमेज पे। तो हम देखा होगा कई बार हम स्क्रीन सेवर का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रीन सेवर कब चलता है? जब हम टाइम फिक्स कर देते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट तक मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं करूँगा कंप्यूटर पर, तो फिर कंप्यूटर के अंदर वो स्क्रीन सेवर चालू हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें ऐसा। कंप्यूटर में जब प्रयोग नहीं हो रहा, कंप्यूटर आइडल पड़ा है, तो उस टाइम पर वो स्क्रीन सेवर चालू हो जाता है इसके अंदर। और ये हमारे ऊपर है कि हम टाइम फिक्स कर देते हैं कि भाई 5 मिनट तक कुछ नहीं किया तब चालू करना है, या 15 मिनट तक पड़ा रहेगा तब चालू करना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। इससे आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नहीं तो क्या वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर कंप्यूटर की और जानकारी चाहिए, और ज़्यादा आपको पढ़ना है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए हो या प्राइवेट के लिए हो, कहीं भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि सबको ही फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।